टॉपिक है हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सर ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बताती है? तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसी भी यौगिक के डी बॉन्ड में जो बॉन्ड क्रिएट होता है उस पर बेस्ड है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बताती है भैया? कोई भी यौगिक, ठीक है, कैसे जुड़ा हो? बोले सर डी के साथ जुड़ा हो, डी के साथ में वो जुड़ा है उस पर चर्चा करेगी। बोले सर कैसी चर्चा? तो आफवाऊ का प्रिंसिपल सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या आफवाऊ रूल? बोले हां सर आफवाऊ रूल हमने पढ़ा हुआ है। क्या कहते हैं भैया आफवाऊ? हमारे आफवाऊ कहता है कि भैया ठीक है, 1 होता है तो 1 के साथ में एस आता है, 2 होता है तो 2 के साथ में एस और पी आता है, 3 होता है तो 3 के साथ में एस पी और डी आता है, 4 होता है तो 4 के साथ में एस पी डी और एफ आता है। तो आफवाऊ ने कहा है कि भैया एक एस नाम का ऑर्बिटल होगा, एक पी नाम का होगा, एक डी नाम का होगा, एक एफ नाम का ऑर्बिटल होगा। मतलब ये कक्षाएं होंगी जिसमें जाके इलेक्ट्रॉन बैठेंगे। जैसे आप स्कूल में जाके बैठते हो, भैया वहां पर आपकी पोजीशन है, चेयर रखी हुई है, बोले हाँ, और एक चेयर में एक ही बच्चा बैठ सकता है या एक चेयर में 3 लोग बैठ सकते हैं, 2 लोग, बोले हाँ सर पोजीशन डिसाइड होती है। तो वैसे ही एस में जब बैठेंगे बोले तो 2 लोग बैठेंगे, जहां जहां एस रहेगा वहां पर आप अधिकतम 2 लोग बिठा सकते हो। पी की जगह आप 6 लोगों को बिठा सकते हो, डी की जगह आप 10 लोगों को बिठा सकते हो, और एफ में आप 14 लोगों को बिठा सकते हो। तो जब एस और एस आपस में मिलेगा तो बोले सर एस में 2 इलेक्ट्रॉन और एस में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बोले हाँ ठीक है, एस और एस में 2 लोग रह सकते हैं। पी पी हो सकता है, बोले हाँ पी पी हो सकता है, डी डी हो सकता है, बोले हाँ, एफ एफ हो सकता है, बोले हाँ, एस और पी हो सकता है, बोले ये भी हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। पी के साथ डी हो सकता है, बोले हाँ हो सकता है। लेकिन इसने क्या कहा? इसने कहा कि भैया हम क्रिस्टल फील्ड, ठीक है, थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसमें एस एस नहीं चलेगा, एस पी नहीं चलेगा, इसमें केवल चलेगा डी वाला। जिसमें भी डी मौजूद रहेगा उन सभी को हम साथ में लेंगे। जिसमें भी डी मौजूद रहेगा, आप देख सकते हो डी कॉमन है, डी सभी में होना चाहिए। यस बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर डी में इलेक्ट्रॉन फिल्ड होने की बात की जा रही है, ये याद रखना आप लोग। तो कैसे डी में इलेक्ट्रॉन फिल्ड होगा? बोले सर डी में इलेक्ट्रॉन फिल होने वाले हैं तो एक्स वाई के रूप में, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, एक्स और जेड एक्सेस में हो सकता है, एक्स एक्सेस रहेगा और जेड एक्सेस रहेगा। तो ये हमारा मान चलो ये हमारा एक्स एक्सेस तो नीचे जाता है, वाई एक्सेस ये ऊपर होता है जेड एक्सेस। तो एक्स और जेड एक्सेस में इलेक्ट्रॉन फील्ड हो सकता है, एक्स तरफ और जेड तरफ, या एक्स और वाई तरफ हो सकता है। अक्ष पढ़ा ना हमने, एक्स अक्ष, ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको? बोल सर इसको हमने पढ़ा है वाई अक्ष, और यहां पर बना देते थे तो सर इसको जेड अक्ष बोलते थे। तो जेड अक्ष जो होता है, जेड एक्सेस जो होता है, ये कैसा होता है? बोल सर ये 3D में होता है, नॉर्मली समझ में नहीं आता है। तो इसमें एक्स वाई, वाई जेड, ठीक है, या जेड एक्स ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता है? एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, जेड एक्स हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है, या जेड स्क्वायर के रूप में हो सकता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे बोले, और ये इनकी आकृति रहेगी, आकृति 3D रहेगी, ठीक है, बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है हमारी? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमारी कहती है कि, ठीक है, द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय लिगेंड ऑन द, ठीक है, डीजनरेट डी ऑर्बिटल ऑफ अ सेंट्रल मेटल आयन इन अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। क्या कहा जा रहा है? समन्वय संकुल में केंद्रीय धातु आयन के, ठीक है, पतित डी कक्षकों पर लिगेंड द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र प्रभाव को दर्शाएगा। मतलब कोई भी लिगेंड, जैसे हम लिगेंड का एग्जांपल लेते हैं भैया K4 FeCN6, ये हमने मान चलो एक एग्जांपल देखा। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हो, ये जो ब्रैकेट के अंदर देख रहे हो, जो भी चीज ब्रैकेट के अंदर होती है इसका नाम होता है लिगेंड।
इसको क्या बोलते हैं, इसको लीगेंड के नाम से जानते हैं, याद रखना आप लोग, ये हमारा लीगेंड होता है। ठीक है भाई, ये लीगेंड है। लीगेंड के बाजू में कौन होता है सर, लीगेंड के बाजू में होता है मेटल, लीगेंड के बाजू में कौन होता है, मेटल होता है। तो इनमें डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन कहां फिल होना चाहिए, डी ऑर्बिटल में जाके। उसकी व्याख्या करेगा, उसकी स्टेबिलिटी की बात करेगा, ठीक है, उसके स्थायित्व की बात करेगा, उसमें पाए जाने वाले मैग्नेटिज्म की बात करेगा, चुंबकत्व की, उनके रंग की बात करेगा। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होगा तो, ठीक है। तो ये किसकी बात करता है, बोल सर ये डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होने की चर्चा करता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहां कहां फिल्ड होंगे, एक्स वाई, ठीक है, वाई जेड और जेड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, इनमें इलेक्ट्रॉन फील्ड होने की चर्चा होगी, ठीक है। याद रखना, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, जिसमें डी ऑर्बिटल पर चर्चा की जाएगी। अब हमने जो समन्वय यौगिक देखा, मैंने आपको बता दिया कि भैया इसको क्या बोलते हैं, इसको धातु बोलते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीगेंड बोलते हैं। इनमें जो संबंध है वो डी ऑर्बिटल वाला होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। इस तरीके से आपको बहुत सारे समन्वय यौगिक देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। आपने देखा भी होगा, जैसे मैं ऐसा लिख दूं PTCl, ठीक है, 5 लिख दूं मान के चलो, तो ये क्या है, बोलो सर ये मेटल है, इसको मेटल बोलेंगे, ब्रैकेट के अंदर है, इसको लीगेंड बोल देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब यहां पर एक पॉइंट आ रहा है, एक पॉइंट क्या आ रहा है कि भैया जो हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है किन चीजों के बारे में बताती है, ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, क्यों पढ़ाया जा रहा हमें। बोले सर इसमें ट्रांजिशन मेटल आयन हैव डी ऑर्बिटल, जो धातु रहेगी वो डी ऑर्बिटल में जाएगी, 100% डी ऑर्बिटल में जाएगी, डी ऑर्बिटल में रहना जरूरी है, ठीक है भाई। देख लेते हैं सॉरी, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, when ligands approach the metal ion they produce a electrostatic field, मतलब ये स्थिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। मतलब जो धातु होगी, जैसे इसमें करंट जनरेट होगा, ये अपने चारों तरफ एक फील्ड बना लेगा, एक आवरण बना लेगा, ठीक है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड रहेगी तो ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेगा, करंट को अपने आसपास फैला लेगा। जैसे आपने देखा चुंबक होता है, बोले हाँ चुंबक होता है, इसके चारों तरफ क्या हो जाता है सर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। तो ये धातु रहेंगे, धातु यदि रहेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर क्रिएट करेगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यहां पर क्रिएट हो जाती है, एक समान विद्युत क्षेत्र बन जाता है। क्या होगा, बोले सर डी ऑर्बिटल विभिन्न ऊर्जाओं के समूह में विभाजित रहेगा, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी तभी बॉन्ड बनाएगा। भैया डी और डी के साथ बॉन्ड कब बनाएगा, आप किसी के भी साथ बॉन्ड कब बनाते हो, जब आपके पास कमी रहती, तब तो आप दूसरे के पास जाते हो, दूसरा आपको सामान दे देता है, बॉन्ड बन जाता है। भाई पड़ोसी के घर आप गए, पड़ोसी से आपने बोला कि भैया हमारे यहां पर जो है, ठीक है, शक्कर नहीं है आज, थोड़ी सी शक्कर दे दो, ठीक है, पापा मम्मी घर आएंगे तब फिर आपको लौटा देंगे। उसने आपको दे दिया, तो आपके और उनके बीच में बॉन्ड बन गया, और उसने मना कर दिया तो बोल सर बॉन्ड टूट जाएगा, दोबारा उससे हम बातें नहीं करेंगे। तो बॉन्ड कब बनता है, जब आपके पास कमी हो, सामने वाला आपको दे दे। बोले हाँ, बॉन्ड तभी बनता है। तो मतलब डी अधूरा रहेगा, डी पर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बोले हाँ डी पर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो किसी भी एक डी के पास में कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो किसी दूसरे से मांगेगा। या sp3d, यदि मैं इस संकरण की बात करूं तो क्या यहां पर डी इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, s और p हो सकता है डी को दे दे। संकरण आपने पढ़ा होगा sp3d2, बोले हाँ, तो डी इलेक्ट्रॉन लेने वाला रहेगा, किसी ना किसी से मांगेगा, बोले यस। अब डी के आकार अलग अलग हो सकते हैं, डी के आकार क्या हो सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, टेट्राहेड्रल हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, ये डी के आकार हैं, इनकी आकृति हो सकती है। डी की क्या हो सकती है, आकृति, आप देख रहे हो ये डी की आकृति है, ठीक है। तो ये डी की आकृति क्या हो सकती है, ऑक्टाहेड्रल हो सकती है, टेट्राहेड्रल हो सकती है, स्क्वायरल पैनल हो सकती है, ठीक है, अष्टफलकीय जिसे बोलते हैं, चतुष्फलकीय जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये इनकी आकृति रहेगी। तो ये है वो हमारी आकृति जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। संकरण में, sp संकरण में डी नहीं आ रहा, इसमें भी डी नहीं आ रहा, इसमें भी डी नहीं आ रहा, इन तीनों में डी आ रहा है, तो ये हमारी आकृति बनेगी।
ट्रायगोनल बायपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल और पेंटागोनल बायपिरामिडल। ये sp3d, sp3d2, sp3d3 ये संकरण में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी काम करेगी। याद रखना आप लोग, इन तीन में काम नहीं करेगी, इन तीनों में काम नहीं करेगी। क्लियर है क्या? जिनमें sp3d शब्द आएगा, d जब तक ना आए तब तक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी काम नहीं करेगी, ये याद रखना। sp3d संकरण यदि आया तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा या 120 डिग्री का बनेगा। sp3d2 यदि आया तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। sp3d3 यदि आया तो 72 या 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस तरीके से आपसे पेपर में पूछा जाता, आपसे बनना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब एग्जाम्पल से भी चर्चा कर लेते हैं कि भैया sp3d का एग्जाम्पल सर PCl5 एग्जाम्पल होता है, sp3d का और एग्जाम्पल सर SF4 होता है, sp3d का और एग्जाम्पल क्या होता है? ClF3 होता है। sp3d2 का एग्जाम्पल क्या होता है? बोल सर हमारा जिनॉन, ठीक है, टेट्राफ्लोराइड XeF4 होता है। बोले हाँ सर। तो सर PCl5 जो है ये sp3d ही क्यों हुआ? कारण क्या है इसके पीछे? कारण क्या है कि सर यही एग्जाम्पल बन रहा है? आओ जरा प्रैक्टिकल करवा देते हैं आपको। तो सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल बताएंगे। ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें एलिमेंट देखना है। फास्फोरस कौन से नंबर पर रखा गया सर? 5वें नंबर पर, और Cl रखा गया 17वें नंबर पर। और ये जो नंबर आप ये ऊपर के जो देख रहे हो, जैसे हाइड्रोजन पहले नंबर पर है, जो बोरान 5वें नंबर पर है, कार्बन 6वें नंबर पर है, नाइट्रोजन 7वें नंबर पर है, ये इनके क्या है? ये इनके एटॉमिक नंबर हैं, जिसको आप लोग रोल नंबर बोल सकते हो, परमाणु क्रमांक है। क्या ये आपके परमाणु क्रमांक है? सभी तत्वों के एक रोल नंबर है, जैसे कॉपर है, लोहा है, सोना है, चांदी है, सबके एक रोल नंबर है। ऑक्सीजन गैस आप जो ले रहे हो इसका एटॉमिक नंबर 8 है, ठीक है। तो वैसे ही फास्फोरस का 15 है, क्लोरीन का 17 है। यहां पर फास्फोरस और क्लोरीन है। हमें बताना है कि ये sp3d होगा तो क्यों होगा, कारण क्या है इसके पीछे, ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या बात हो रही है? बोले सर डी पे इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, यहां पर डी की चर्चा होना चाहिए, ठीक है। और ये डी पर आएगा या नहीं आएगा इस पर हम जरा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। sp3d होगा या नहीं होगा, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। हमारे पास में फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15 और क्लोरीन कितने हैं सर? क्लोरीन है टोटल 17 क्लोरीन। बोलिए सर 17 है क्लोरीन का। हमारे पास फॉर्मूला है PCl5 का, PCl5 का फॉर्मूला है। अफवाऊ का नियम क्या कहता है कि बोले 1 के साथ में S आएगा, 2 के साथ में हमारा S और P आएगा, 3 के साथ में हमारा S P और D आएगा, 4 के साथ में हमारा S P D और F आएगा। जहां जहां S आता है वहां पर 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जहां जहां S आता है वहां पर 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जहां जहां P आता है वहां पर 6-6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जहां पर D आएगा वहां पर 10-10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। F जहां पर आएगा वहां पर 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। अब जरा बनाओ फास्फोरस के लिए 1s2 1s2 2s2 2s2 2p6 2p6 3s2 बोल सर 3s2 2 2 4 6 10 2 12 हो गए, 15 लिखना है। 3p3 3p6 होना चाहिए लेकिन हम 6 नहीं लिख पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल 15 से ज्यादा नहीं लिखना है। तो 2 2 4 6 10 2 12 और 3 मिला के हो गया 15। ठीक है, क्लोरीन 17 के लिए लिखना है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 5 लिख पाएंगे, लिखना चाहिए 6 लेकिन 6 नहीं लिख पा रहे क्योंकि अपने पास है ही नहीं। टोटल 17 है, तो 2 2 4 6 10 2 12 और 5 मिला के 17 हो गए, 17 हो गए। ठीक है, तो एक क्लोरीन में लास्ट में आप देखो टोटल 5 बार क्लोरीन है, Cl 5 है। Cl कितने? 5 है। तो ये दूसरी बार, ये तीसरी बार,
ये चौथी बार, एक ये पांचवी बार, ऐसे 5 बार हमें लिखना पड़ेगा। लास्ट के एलिमेंट में कितने हमारे पास में जो है इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाली ऑर्बिटल में, इसको काउंट करना है। लास्ट वाली ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों को टोटल करना होता है। टोटल यदि 8 से छोटा आता है तो 8 से डिवाइड करते 2 से डिवाइड करते हैं, और यदि 8 से बड़ा टोटल यदि आता है तो 8 से डिवाइड करते हैं। अभी टोटल क्या है यहां पर जरा देखो, ये 3 और ये 2, 3 और 2 मिला के 5, यहां 5 है, यहां 5 और 2 7, एक क्लोरीन में 7 है, दूसरे क्लोरीन में भी 7 होंगे, तीसरे में भी 7 होंगे, चौथे में भी 7 होंगे, पांचवें में भी 7 होंगे। तो 7 7 दूनी 14 7 के 7 चौ 28 7 35 35 और ये 5, टोटल मिला के 40। लास्ट के यदि अपन देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, कितना टोटल हो रहा है आउटर मोस्ट सेल का, सर टोटल 40 हो रहा है। कितना हो रहा है 40, हाँ या ना? आउटर मोस्ट का टोटल 40 हो रहा है क्या? बोले यस सर, आउटर मोस्ट का टोटल 40 हो रहा है। 40 जो है वो 8 से बड़ा नंबर है, किससे डिवाइड करेंगे सर? 8 से डिवाइड करेंगे। 8 5 जा 40, 5 आया, बोले हाँ सर। sp संकरण का मतलब होता है 2, एक s का और एक p का, मतलब 2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है 2 और 1 मिला के 3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का होता है ये 3 और 1 मिला के 4। sp3d का मतलब होता है ये 3 1 4 और 1 मिला के 5। तो हमारा आंसर 5 आ रहा है। 5 का मतलब कौन सा संकरण होगा? sp3d। तो क्या हमने जो यहां पर देखा कि PCl5 जो है ये sp3d संकरण है, क्या इस बात की यहां पर पुष्टि हो रही है, हाँ या ना? देखो, क्या इस बात की पुष्टि हो गई कि sp3d संकरण का एग्जाम्पल है? बोले यस सर, sp3d संकरण का एग्जाम्पल बनेगा यहां पर जी। हाँ, अब यदि आपसे कोई पेपर में पूछे कि भैया बता दो, आपने नाम सुना होगा NaCl, नमक सुना है? रोज आपके घर में नमक खाते हो आप? बोले हाँ सर, नमक रोज खाते हैं, सॉल्ट। NaCl के लिए बनाओ, जरा बना के देखो। NaCl के लिए कौन सा संकरण है भैया NaCl में? एग्जाम्पल के लिए आपको पता चल जाए कि आप किसी के भी लिए निकाल सकते हो। ठीक, S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जहां जहां S लिखोगे वहां 2, जहां P लिखोगे वहां 6, D लिखोगे तो 10। बनाओ भैया, नमक में कौन सा आपको नजर आ रहा है सॉल्ट में? सोडियम कौन से नंबर पर है जरा देखो, सोडियम कौन से नंबर पर? बोल सर सोडियम 11वें नंबर पर, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है सर? क्लोरीन का 17 होता है। सोडियम के लिए बनाओ 1s2 2s2 2p6 और 3s1। 1s2 2s2 2p6 3s2 लिखना है, लेकिन 2 नहीं लिख पाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें टोटल 11 लिखना है, 11 से ज्यादा नहीं जाना है। 17 को लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। लास्ट के एलिमेंट, मतलब लास्ट का जो हमारा आउटर मोस्ट है उसको टोटल करो, कितना हो रहा है सर? ये 3 वाली रेंज है, 3 वाले को टोटल करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहां 1, ये 3 वाली रेंज ये भी है लास्ट में, 3 वाली रेंज जो लास्ट का सेल होता है उसको काउंट करते हैं केवल, तो लास्ट में यही है और इसके लास्ट में भी यही है। ये 5 और 2 7, यहां पर 7 है, यहां पर 1 है, टोटल कितना हो रहा सर? टोटल हो रहा 8। यदि 8 या 8 से छोटा है, 8 या 8 से छोटा आउटर मोस्ट का टोटल आए, लास्ट वाली कक्षा का टोटल आए, तो 2 से डिवाइड करते हैं। 8 से बड़ा जैसे कोई नंबर आएगा, ठीक है, तो फिर 8 से डिवाइड करते हैं। अभी टोटल हमारा 8 आ रहा है, ठीक है। तो इफ दी आउटर मोस्ट टोटल, ठीक है, 8 और लेस देन 8, देन वी विल डिवाइडेड बाय 2। 8 से छोटा आएगा तो, या 8 आएगा तो 2 से डिवाइडेड, क्या आया सर? 4 आ रहा है। 4 का मतलब क्या? कौन सा संकरण होगा 4 का मतलब? सर 4 का मतलब होगा sp3 संकरण, क्योंकि p में 3 और एक s में 3 और मिला के 4, तो ये sp3 संकरण का एग्जाम्पल है। आप किसी के भी लिए निकाल सकते हो, ऐसे जिसके लिए चाहो उसके लिए आप निकाल सकते हो कि किसमें कौन सा संकरण पाया जाता है। बन जाएगा क्या? ठीक, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसमें काम करती है? sp में, sp में बोल सर नहीं, sp2 में बोल सर नहीं, sp3 में बोल सर नहीं, किसमें काम करती? इनमें काम नहीं करती। किसमें काम करती? sp3d, ये आना चाहिए, sp3d2 ये आना चाहिए, तब काम करती है। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए जवाब दीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है।
आपको बताना है कि अष्टफलकीय क्षेत्र में डी ऑर्बिटल का सही विभाजन क्या होता है, डी में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो किस तरीके से भरे जाएंगे। जी, तो जवाब जरा कैसे भरे जाएंगे। बोलो सर पहले एक्स वाई, ठीक है, एक्स जेड, वाई जेड, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और फिर जेड स्क्वायर, इस क्रम में इलेक्ट्रॉनों को रखा जाता है, इस तरीके से उसके शेप बनते हैं। मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी बताया था कि भी इस तरीके से शेप अरेंज होते हैं। ठीक, यस, पहले ये वाला आता है लोअर कंडीशन में, शुरुआती दौर में, ये हायर कंडीशन, लोअर कंडीशन मतलब शुरुआती समय में, मतलब ये कम वाली कंडीशन में, ये ज्यादा वाली कंडीशन में। तो इलेक्ट्रॉन पहले लोअर से फिर हायर के तरफ जाते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है। सेकंड आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जरा जवाब दीजिएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड, ठीक है, स्प्लिटिंग, जो हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसमें क्रिस्टल क्षेत्र विखंडन यदि हमें देखना है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को यदि हमें समझना है, तो ये किन किन चीजों पर बेस्ड है, किन चीजों के बारे में बता रहा भाई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बोल सर ये बात कर रहा है कि भैया डी ऑर्बिटल में मैं चर्चा कर रहा हूं, डी ऑर्बिटल को बता रहा हूं। बोल सर ठीक है, डी ऑर्बिटल में किसको बता रहा हूं। बोल सर मेटल होना चाहिए, लीगेंड होना चाहिए, मेटल होना चाहिए, लीगेंड होना चाहिए, और ये भी तो मेटल ही है। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कौन कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा भाई, चार्ज भी जरूरी ना, K4, ठीक है, FeCN6, ये वाला एग्जांपल से हम हर बार समझने की कोशिश करते हैं। बोल सर ये कौन कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा, तब तो साथ में बैठे हैं। बोले हाँ सर, तो मतलब नेचर ऑफ मेटल, कौन सी धातु है, लोहा है, सोना है, चांदी, उसका नेचर क्या है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, वो कितने इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। जैसे हाइड्रोजन किसी को भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा, तभी तो HCl लिखते हैं, तभी तो HCl लिखते हैं। आपने देखा होगा H2O लिखते हैं पानी, क्यों लिखते हैं पानी, 1 H 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 2 H क्या करेगा सर, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। और ऑक्सीजन क्या करता है सर, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तब तो H2O आता है। HO कभी आता है क्या, बोल सर HO नहीं आता, क्यों, क्योंकि H 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, संबंध नहीं बन रहा बराबर का, बराबर का संबंध नहीं बन रहा है। बराबर का संबंध बनता तभी आता है, H2O ही लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि H 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 1 H 1 दे रहा है, तो 2 H 2 देंगे, ऑक्सीजन अकेला 2 लेने वाला होता है। हाँ, आपने देखा होगा CO2 लिखा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो आप सांस छोड़ रहे हो, तो कार्बन क्या करता है सर, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन देता है, 1 ऑक्सीजन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ऑक्सीजन कितने लेंगे सर, 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे। संबंध देखो बराबर वालों में होता है, संबंध हमेशा बराबरी में होना चाहिए, गिव एंड टेक बराबर होना चाहिए। हाँ, तो इन सभी चीजों पे डिपेंड कर रहा है कि जरा देखो धातु कैसी होना चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है आपस में, लीगेंड का नेचर कैसा है, इन सभी चीजों पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बता रही है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लीगेंड और मेटल पर आधारित है। बोले हाँ सर, लीगेंड और मेटल के संबंध को बताती है डी ऑर्बिटल पर। ठीक, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का इस टॉपिक पर आपसे पूछा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT बोलते हैं शॉर्ट में। जी, आपसे पूछा जा रहा है कि भैया बताइए जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमारी होती है, ये हाई स्पिन और लो स्पिन पर जो बेस्ड है, ठीक है, ये क्या बता रहा है, हाई स्पिन लो स्पिन ये क्या चीज है, ये किन चीज पर बेस्ड रहेगी। तो सर कौन कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस बात पर डिपेंड रहेगी, और लिगेंड की स्ट्रेंथ क्या है, लिगेंड कितना मजबूत है, इन दो चीजों पर ही बेस्ड है ना, इन दोनों पर ही बेस्ड है क्या। बोले हाँ सर, ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किस चीज पर बेस्ड है सर, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जैसे मान चलो ये एग्जांपल हमने लिया, ये हमने एग्जांपल ले लिया, ऐसा मान के चलो ये हमने एक एग्जांपल ले लिया समझने के लिए, तो इसको कहा जाता है मेटल। बोले हाँ मेटल, और इसको कहा जाता है लीगेंड। तो ये लीगेंड कैसा है, ये मेटल कैसी है, ये धातु कैसी है,
ये लीगेंड कैसा, ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसको लीगेंड के नाम से जाना जाता है। इनमें संबंध होगा, बोले हाँ सर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल और लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, इन दोनों में तो संबंध है। इन दोनों में जो संबंध है ये डी ऑर्बिटल को बताना चाहिए, वही तो क्या है, सीएफटी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हाँ, बन जाएगा क्या भैया, छोटा सा टॉपिक था, कोई बड़ा टॉपिक नहीं था, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यदि आपसे कोई पूछेगा तो आप बता दोगे क्या? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डी ऑर्बिटल पर चर्चा करता है, किसके कॉन्सेप्ट को बताता है, मेटल और, ठीक है, किसके संबंध को, लिगेंड के संबंध को दर्शाता है, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों को फिल करने का तरीका बताता है, इनकी बॉन्डिंग बताता है। बनेगा हाँ या ना? डी संकरण को प्रोड्यूस करता है, डी संकरण होना चाहिए, ये वाले जिनमें डी आना चाहिए, इसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर रहते हैं, 3D स्ट्रक्चर होते हैं इनके, इनके स्ट्रक्चर 3D होते हैं, जो हमें समझ में नहीं आते, जो हमें समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, आप मार्केट से लेकर आ जाओ PCl 5 लेकर आ जाओ, मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था, PCl 5 लेकर आ जाओ। ठीक है, इसको आप देखोगे आंखों से, आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर से भी ऊपर चला जाएगा। हम हमारी आंखों से कितने डायमेंशन देख सकते हैं? सर हम केवल 2D देख सकते हैं, केवल 2D, हमारी आंखों से हम केवल 2D डायमेंशन देख सकते हैं। 3 चीजों को डायमेंशन हम केवल ये देख सकते हैं, एक्स और वाई हम हमारी आंखों से देख सकते हैं। बोल सर एग्जाम्पल समझा दो जरा। आप सीधे सामने देखना, सीधे सामने देखना, सीधे स्ट्रेट सामने देखो। बोले सर सामने देख रहे हैं। अब आप बताओ, यदि आप सीधे सामने देख रहे हो, ठीक है, तो आपको केवल सामने का नजर आएगा, और यदि आप हल्की सी आंख सीधे के साथ यदि ऊपर करोगे तो कौन आपके ऊपर कुछ कर रहा है, तो हल्का सा आप उसको देख सकते हो। सामने देखोगे और ऊपर देखोगे, और यदि आप हल्की सी आंख थोड़ा सा नीचे झुका लोगे तो सामने का देखोगे और नीचे का देखोगे, फिर आपके ऊपर कौन कर रहा है आपको नजर नहीं आएगा, आपके पीछे कौन क्या कर रहा है आपको नजर नहीं आएगा। तो आप केवल 2D देख सकते हो। 3D देखने के लिए आपको 3D वाले गॉगल लगाना पड़ता है, चश्मे लगाना पड़ता है 3D वाले। तो यहां पर तो अष्टफलक बन रही है, ऑक्टाहेड्रल बन रहा है, टेट्राहेड्रल बन रहा है, पेंटागोनल बन रहा है, तो आप तो देख ही नहीं पाओगे, आप तो अपनी आंखों से नहीं देख पाओगे। तो इसके लिए अलग से क्या होते हैं, चश्मे होते हैं, जिनका यूज किया जाता है। जैसे वो मूवी आई थी एक 3D वाली, अवतार, इंडिया में पहली मूवी 3D अवतार ही आई थी, उसको देखने के लिए, ठीक है, थिएटर में क्या मिले थे सबको, चश्मे मिले थे 3D वाले। हाँ, तो ये हाइब्रिडाइजेशन 3D वाला स्ट्रक्चर का है, इन्हें हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये जितने भी ये जो एग्जाम्पल हैं इनके, ठीक है, ये एग्जाम्पल भी आप याद रखना, पेपर में पूछ लिया जाता भी है कौन कौन से 3D के एग्जाम्पल हैं। PCl 5, SF4, ठीक है, ClF3, ठीक है, XeF4, ये एग्जाम्पल किसके हैं, ठीक है, जिसमें डी आता है संकरण में, याद रखना आप लोग। क्लियर है क्या? बनेगा? ओके, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे।